हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंप्लीट HTML का कोर्स लेके आए हैं। इस कोर्स के अंदर हम HTML को बहुत ही बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही हाई लेवल के ऊपर लेके जा रहे होंगे। इस कोर्स के अंदर हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो HTML के लिए सीखना ज़रूरी है उन सभी को हम कवर कर रहे होंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे एक HTML के एज ए बिगिनर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें कितना सीखना है और हम HTML को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, जबकि HTML को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हम एक मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हमें कोर्स को सीखने के लिए, HTML को सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ब्राउज़र में हमें चाहिए कोई भी ब्राउज़र आप यूज कर सकते हो। मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्रोम ब्राउज़र। आप कोई भी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चाहिए होता है आपको कोड एडिटर। हम कोड एडिटर यूज करेंगे यहाँ पे VS कोड को। इसके लिए हम चलेंगे VS कोड इंस्टॉल करेंगे। क्रोम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल पे चल रहे होंगे, सर्च कर लेंगे VS कोड। यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक कर रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, मैक OS है मैक OS के लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे इंस्टॉल डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आप चेक कर सकते हैं आप ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम चलते हैं HTML वाले अपने नोट्स के ऊपर। जो हमारा नोट्स है, नोट्स को ओपन करते हैं। नोट्स में हम चेक करते हैं कि क्या होता है HTML। तो HTML एक्चुअली होता क्या है? तो HTML कुछ भी नहीं है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या होता है एक्चुअली, पूरा का पूरा वेबसाइट जो होता है ना, जो वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं वो एक हाइपर टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है, हाइपर लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है और मल्टीपल पेज के लिए। तो इसलिए हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह रहे होते हैं। जब हम देखते हैं ये हमारा बेस कोड इंस्टॉल हो गया है, इसको डाउनलोड हो गया। अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, इस पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन होके आएगा। वेट कर लेते हैं जब तक ये ओपन इसके बाद हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे। और सिंपल जैसे हम एक गेम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं ठीक उसी प्रकार से हम अपने सिस्टम में अपने VS कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे। जब तक वो VS कोड इंस्टॉल होता है तब तक हम चलते हैं HTML को समझते हैं। HTML का यूज क्या होता है? तो HTML का यूज क्या होता है ना, जब भी हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर हमारा जो भी कंटेंट दिख रहा होता है वो सारा HTML की हेल्प से, देखो यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम सिंपल फिनिश कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा VS कोड का पेज। अभी हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम अपने नोट्स के ऊपर ही चलते हैं और समझते हैं HTML के लिए। HTML होता क्या है? जो भी हम अपने वेबसाइट के ऊपर हमारा शो हो रहा होता है, जो भी हम रिटर्न होता है, सपोज हम google.com लिख रहे होते हैं। अगर हम google.com सर्च कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो कुछ भी दिख रहा है, ये इमेज है और ये रिटर्न, ये सारा चीज़ें HTML के द्वारा लिखा गया है। तो HTML में कुछ भी नहीं होता है। HTML एक पूरा का पूरा कंटेंट होता है, एक स्केलेटन होता है कह सकते हैं, और इसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं वो तो हमारा वेबसाइट और भी अच्छा दिखता है। HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को हम नोट्स के जरिए अच्छे से समझते हैं। HTML क्या करता है? HTML क्रिएट स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। हमारा जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसको क्रिएट करता है HTML की हेल्प से हम यूज करते हैं। CSS उसके डिजाइनिंग वाले पार्ट को कवर करता है। CSS में हम चेक करते हैं उसके वेबसाइट के कौन सा पार्ट कहाँ पे होगा, कौन सा पार्ट को हम हम अपने हेडर को कहाँ रख लेंगे, फुटर को कहाँ रख लेंगे, बॉडी को कहाँ रख लेंगे। ये सारी चीज़ें हम CSS की हेल्प से यूज कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे माइंड का काम करता है, इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है। इस जावास्क्रिप्ट से हम डिफाइन करते हैं कि कब हम कौन से क्लिक पे क्या करना चाहते हैं। हम फॉर्म फिल करते हैं तो सबमिट क्लिक पे क्या होना चाहिए, लॉगिन क्लिक पे क्या होना चाहिए, किसी प्रोफाइल क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये हमारा जावास्क्रिप्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अभी हम समझते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करता है। एक यूजर होता है। यूजर हमारा ब्राउजर पे, हम एज ए यूजर ब्राउजर के ऊपर जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं। सपोज मुझे सर्च करना है कुछ भी, हम google.com, तो हम यहाँ पे आते हैं, जब सर्च करते हैं google.com या amazon.com। अगर हम यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे amazon.com, मैं amazon.com ये सर्च किया और ये हमारे एक वेबसाइट ला के दे दिया। ये वेबसाइट जो आके दिया है मुझे वो क्या है? ये कुछ भी नहीं है, एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है ओनली। ये कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे काम करता है, इसको हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब भी हम कुछ भी हिट करते हैं गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउजर के ऊपर, हमारे पास ब्राउजर डिफरेंट ब्राउजर होते हैं। आप किसी फायरफॉक्स से आप कोई भी ब्राउजर के ऊपर हिट करते हो तो ये क्या होता है एक्चुअली में, हमें दिखता है क्या? ये वेबसाइट जो हमें अभी अमेजोन पे सर्च किया तो हमें ये पेज दिख गया। ये पेज क्या है? कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। बट एक्चुअली इंटरनली ये कैसे काम किया? जैसे ही आपने हिट किया, ये www.google.com के DNS सर्वर पे जाता है, डोमेन सर्वर पे जाता है। वहाँ से उस सर्वर पे जाता है और उसको
एक वहाँ सर्वर से उस रिलेटेड पेज को सर्च करता है, कहता है कि ये गूगल से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है, क्या वो तुम्हारे पास गूगल से रिलेटेड कुछ है क्या। सर्वर से गूगल से रिलेटेड जो भी पेज दिखता है उसको HTML से उसका HTML से जावास्क्रिप्ट उठा के वो हमें शो कर देता है। तो इस तरीके से कुछ इंटरनली वर्क हो रहा होता है जावा लाइक वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद तो हमने समझ लिया कि वेबसाइट एक्चुअली में इंटरनली काम कैसे कर रहा होता है। अभी हमारा VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास ब्राउज़र ऑलरेडी है ही, तो बिना टाइम ख़राब किए हम चलते हैं अपने HTML के ऊपर और HTML का अपना सबसे पहला वेब कोड लिखते हैं। HTML का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड ऐसे ओपन होता है, अगर आपको ओपन होकर नहीं आ रहा है आप इसको सिंपली आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे VS कोड का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका VS कोड ओपन होकर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे पूरे स्क्रीन पे। ओपन होने के बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंशन के ऊपर चलेंगे। इसका एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे लाइव सर्वर और लाइव सर्वर पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा एक फर्स्ट वाला जो लाइव सर्वर है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। हम एक्सटेंशन को कर देंगे क्लोज और हम अपने एक बार VS कोड के फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे जाके न्यू ओपन फोल्डर पे जाएंगे और अपने डेस्कटॉप के ऊपर हम बनाएंगे एक HTML के लिए फ़ोल्डर। तो यहाँ पे हम YouTube करके एक अपन फोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर हम एक HTML का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर हम एक HTML का फ़ोल्डर बनाएंगे और इस HTML के फोल्डर के अंदर हमारा सारा का सारा कोड होगा। HTML फॉर डेवलपर करके हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड लिखा होगा। हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये फोल्डर हमारा HTML के अंदर ओपन होके आ जाएगा। आई ट्रस्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो अपन ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे अपन अब एक फाइल बनाएंगे first.html। HTML को लिखने के लिए हमें अब कुछ चीज़ों को लिखना पड़ता है। हमें HTML को लिखने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए लिखना होता है HTML टैग को। हम HTML टैग लिखते हैं, इसके बाद हम लिख रहे होते हैं अपने हेड टैग को। हेड टैग होता है, उसके बाद अब यहाँ पे लिखते हैं बॉडी टैग। इसके अंदर हम सारा का सारा कोड लिख रहे होते हैं अपने प्रोग्राम का। इसमें हम अच्छे से डिस्कशन कर रहे होंगे हेड टैग क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, इन सभी को हम चेक कर रहे होंगे। इसके लिए इसको अभी हम समझेंगे। हेड टैग के अंदर हम सिंपल लिखते हैं टाइटल करके, टाइटल, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं अभी सपोज फर्स्ट वेबसाइट और बॉडी के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे नीचे में आप जैसे ही अपने लाइव सर्वर स्टार्ट किया था तो इंस्टॉल किया था तो यहाँ गो लाइव का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं ये पोर्ट 5500 पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा 127.0.0.1। अब ये क्या है, आप पूछोगे कि ये क्या है, तो ये एक लोकल होस्ट सर्वर होता है जो कि 127.0.0.1 पे हमारा लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर रन कर रहा होता है HTML का कोड। और कौन से पोर्ट पे रन कर रहा होता है, तो ये हमारा 5500 पोर्ट नंबर होता है। 5500 पोर्ट के ऊपर हमारा HTML का कोड रन होता है। अब बोलोगे कि ये क्या है, तो ये यही है हमारा फर्स्ट HTML का पहला वेबसाइट। अब ये कहोगे आप कहोगे कि ये तो बहुत बेसिक सा वेबसाइट है। जी बिल्कुल, HTML के हेल्प से हम बहुत ही चीज़ों को अच्छे से सीख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट हमने बना लिया है। अभी यहाँ पे चेक करो, अभी हमने जो टाइटल के अंदर लिखा है, यहाँ पे हमने जो टाइटल के अंदर लिखा है फर्स्ट वेबसाइट, वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा होता है। वेबसाइट के ऊपर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट लिख के आ रहा है। ये हमने कहाँ से लिखवाया है, ये हमने लिखा है टाइटल के ऊपर, तो इसकी वजह से वहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम इन चीज़ों को समझेंगे, अच्छे समझेंगे। अभी हमें इतना ही समझना है कि एक हमारा HTML टैग होता है, HTML टैग के अंदर में हमारा हेड टैग होता है। सिंपल HTML आप VS कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने VS कोड इंस्टॉल करवाया। VS कोड में हम जैसे ही HTML लिखेंगे और इंटर करेंगे, ये अपने आप ही ओपन और क्लोजिंग टैग दोनों ही हो जाएगा। ये होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग सिंपल होता है और ओपनिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में अपना HTML लिखते हैं, उसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं। और क्लोजिंग टैग में एक बैकस्लैश लग जाता है तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाता है। इनके बीच में हम लिखते हैं हेड टैग, तो इसके लिए भी सिंपल हेड लिखते हैं और एंटर करते हैं, हमारा हेड टैग क्रिएट हो जाता है। हेड के अंदर में हम टाइटल लिखते हैं और मेटा डेटा वगैरह लिखते हैं। तो हम अभी टाइटल के लिए लिखते हैं, तो टाइटल के लिए भी हम सीधा टाइटल लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, हमारा टाइटल रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिंपल लिखे थे फर्स्ट
फर्स्ट वेबसाइट, और उसके बाद हम बॉडी की तरफ आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम लिख रहे होते हैं बॉडी के बारे में, तो लिखेंगे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मैं लिखूँगा दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। इस तरीके से हमने लिख लिया, ये हमारा पहला वेबसाइट है। और जैसे इसको हम सेव करते हैं, लाइव सर्वर का ये बेनिफिट होता है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर हमें दिख जाएगा सेम आउटपुट। अगर हम यहाँ पे कुछ भी आके लिखते हैं अगर मैं लिखूँ दिस इज ए फर्स्ट वेबसाइट विच बाई HTML, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे बाई HTML और मैं इसको जस्ट सेव करूँ, मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप आके देखो, आप पहले से ही अपडेटेड है, बिकॉज ये हमारा लाइव सर्वर का कमाल है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जैसे ही हम सेव करते हैं एट टाइम वो अपडेट हो जाता है। तो अभी तक हमने अभी इसी के साथ हमने HTML के अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया, सीख लिया है। अभी हम HTML के नोट्स के ऊपर चलते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे किस तरीके से काम करता है। तो ये हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर होता है इसका। सबसे पहले हम इस तरीके से हम हेड टैग लगा रहे होते हैं, टाइटल लगा रहे होते हैं, बॉडी टैग लगा रहे होते हैं। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं इसके साथ। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमको इतने सारे चीज़ों को नहीं लिखना है, आप बोलो ये इतने सारे को नहीं लिखना है, तो VS कोड के अंदर एक बहुत ही अच्छा हमारा शॉर्टकट होता है बॉयलर प्लेट HTML का लगाने के लिए। हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करते हैं, एमिट एब्रीविएशन हमें एक लिख के आता है, हम इंटर दबाते हैं और ये पूरा का पूरा कोड हमारा बॉयलर प्लेट लिख के आ जाता है HTML का। इसमें हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे HTML टैग की जरूरत होता है। तो ये HTML टैग और डॉक टाइप HTML क्या होता है, डॉक टाइप HTML ये बताता है कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट होगा पूरा का पूरा वो HTML टाइप का होगा। यहाँ से हमने HTML टैग को स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने HTML का कोड लिखने वाला है, तो HTML टैग ओपन होता है। लैंग इक्वल टू EN, इसका मतलब होता है कि हम ये इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोड को लिख रहे होते हैं। उसके बाद हेड टैग हमने लगाया, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग में हम जो भी लिखते हैं वो हमारा टाइटल बन के आता है वेबसाइट के ऊपर। अब ये मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा क्या होता है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। मेटा डेटा एक्चुअली ये डेटा अबाउट डेटा होता है, जो हम मेटा डेटा के बारे में जानते हैं। डेटा के जो हमारा वेबसाइट होता है उसके बारे में हम SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है हमारा मेटा डेटा, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये अभी एज ए बिगिनर अभी हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हमने टाइटल देखा और बॉडी देखा, अभी हम ये चीज़ें देख चुके हैं। इस तरीके से हमारा वेबसाइट बनता है और इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो हमारा एज इट इज़ शो करता है। सपोज हमें लिखते हैं दिस इज, जैसा कि हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, जैसा कि हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और सेव किया, और यहाँ पे हम आके देखते हैं तो ये हमारा 5500 पोर्ट के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अभी इस तरीके से हमने देखा कि हमारा पहला प्रोग्राम HTML के अंदर किस तरीके से लिखा जाए। अभी हमने HTML अब देख लिया, अब हम देखते हैं अब अभी किसी भी वेबसाइट को ना हम यहीं पे कोड को लाके यहाँ पे राइट करके हम अपने पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा अमेजोन की वेबसाइट पे चलते हैं। अभी हम amazon.com पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ अमेजोन के कोड को हम कैसे कॉपी करके लाते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ amazon.com। amazon.com पे हम गए, हमारा ये पेज ओपन होके आ गया। अभी इस पेज पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाते हैं। अभी व्यू से पेज सोर्स में आके हम देख सकते हैं वेबसाइट का पूरा कोड हमें दिखता है, जो HTML वेबसाइट का कोड दिख रहा होता है लिखा हुआ। हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल इसको क्या करते हैं, Ctrl A करके कॉपी करते हैं, पूरे के कोड को कॉपी करके एक से सिलेक्ट करके Ctrl C से कॉपी करते हैं और इसको लाके अपने वेबसाइट के ऊपर लाते हैं। ये हम यहाँ पे इन सभी को हटाते हैं अभी के लिए, या फिर हम एक दूसरा फोल्डर बनाते हैं, दूसरा फाइल बनाते हैं second.html। अब ये दूसरा HTML क्यों लिखते हैं .html, हम HTML का कोई भी कोड लिखना होता है तो हमें एक फाइल बनाना होता है उसका, तो HTML के कोड का जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। या तो आप .html भी बना सकते हो या .htm भी बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ .htm, तो ये भी हमारा HTML की तरह ही काम करता है। HTML और HTML दोनों ही हमारा HTML का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हमने जो कॉपी करके लाया वो कोड उसको हम पेस्ट करेंगे और जस्ट सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पोर्ट को पहले क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम फिर से इस पोर्ट को रन करते हैं। अभी आप आओ यहाँ पे चेक करो तो ये हमारा क्या ओपन हो गया, हमारे 127.0.0.01 लोकल होस्ट 5500 पोर्ट के ऊपर हमने अमेजोन का वेबसाइट को ओपन कर दिया। हमने क्या किया, उसके कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और हमने एक बहुत ही अच्छा सा वेबसाइट बना लिया अमेजोन की कॉपी करने का। बट क्या ये काम कर रहा है, हम किस पे क्लिक करते हैं, देखो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करना है। हमने क्या किया, इसके जस्ट जो फ्रंट एंड पार्ट है HTML CSS को हमने उठा के यहाँ पे पेस्ट किया और वही काम करेगा। पूरी तरीके से वेबसाइट फंक्शनल नहीं होगा, बट हम ये इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं।
अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या बोला, यहाँ टाइटल के ऊपर amazon.com.spend करके आ रहा है, ये इसको चेंज करना है। इसको हम जाके हम कहाँ से कर सकते हैं, टाइटल से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे हमें दिख जाएगा कोड हमारा, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा कोड है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपने वहाँ पर हर एक बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम इसको चेंज करने के लिए सबसे बेहतरीन यहाँ पे मुझे टाइटल टैग दिख जाएगा कहीं पे, वहाँ से हम जाकर चेंज कर सकते हैं। या फिर चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट पे जाकर जिस भी चीज़ को चेंज करना होता है, सपोज ये एक इमेज हो सकता है, तो इसके वजह से अगर मुझे यहाँ पे टुडेज डील्स की जगह पर लिखना है यस्टरडे डील्स, तो इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे यहाँ टुडेज डील्स दिख रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मंथली डील्स, और जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, मंथली डील करके और इंटर करते हैं, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ मंथली डील आ गया। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, यहाँ रजिस्ट्री है। अभी मैं इसको चेंज करके मैं शिवम करना चाहता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और इंस्पेक्ट पे जाते ही मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा रजिस्ट्री। यहाँ पे इसको मैं चेंज करके मैं करता हूँ शिवम, मैं बोलता हूँ इसको शिवम कर दो। मैंने शिवम लिखा, इंटर किया, इसने शिवम क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इन चीज़ों को हम यहाँ अपने कोड के अंदर भी चेंज करके और इसको परमानेंटली कर सकते हैं। तो ये हमने टेस्ट किया कोड व्यू सोर्स से पेज को लाके, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट्स को हमारे HTML के अंदर। HTML के अंदर हमारे बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HTML एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होता है ना, एक्चुअली HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट और इंड टैग। सो जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी हमें लिखना है तो सबसे पहले हम एब्रीविएशन लाते हैं। एमेट एब्रीविएशन के जरिए हम ये पूरा का पूरा HTML का बॉयलर प्लेट लाते हैं। बॉयलर प्लेट लाने के बाद हम मेटा डेटा को भी हटा देते हैं, मेटा डेटा का हम यूज नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। अभी हम इसके अंदर आते हैं, अभी हम जो कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं एक्चुअली, इसको एक HTML का एलिमेंट क्या होता है। सपोज मैं एक P टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ टैग होता है क्या, हम देखेंगे, डोंट वरी। P टैग लगाता है, P एक पैराग्राफ टैग होता है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज माई पैरा मैंने लिखा। अब ये जो P है, ये पैराग्राफ के लिए जो ओपनिंग टैग है, दिस इज द ओपनिंग टैग। सो ये जो ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग, ये हमारा कुछ कंटेंट है इसके बीच में, और ये क्लोजिंग टैग, ये पूरा का पूरा मिलके हमारा एक HTML का एलिमेंट बन रहा होता है। तो ये पूरे के पूरे पार्ट को हम HTML का एलिमेंट कर देते हैं। हम सिर्फ इसको सेव करते हैं, हम अपने वेबसाइट के ऊपर फिर से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी भी वो अमेजोन का पेज दिख रहा है, बिकॉज हमने पुराने वाले पोर्ट को क्लोज नहीं किया है। तो हम यहाँ पे अपने आके पुराने वाले पोर्ट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर से हम आते हैं और इसको फिर गो लाइव करते हैं, और ये हमारा दिस इज माई पैरा ओपन होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम आप आगे देखते हैं, आगे इसके आगे क्या है। तो अभी हम समझते हैं हेडिंग के बारे में। HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं, हेडिंग्स का यूज हम क्यों करते हैं। हेडिंग्स का यूज हम किसी भी चीज़ के टाइटल को देने के लिए करते हैं। हमारे पेज के अंदर बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, किसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं अपन, सपोज ये हमने पेज को डाउनलोड किया है, यहाँ पे बहुत सारे टाइटल्स है, गेटिंग स्टार्टेड, विजुअल कोड इन एक्शन। सो ये सारे हमारे टाइटल्स हैं, इसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो हेडिंग टैग का हमारे तरह कितने तरह के हेडिंग टैग हमारे पास होते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर हमारे पास टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। H1, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1। इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। H1 टैग होता है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको यहाँ पे हम अपने गूगल क्रोम के ऊपर आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम दिख रहा है दिस इज हेडिंग 1। ये देखो आप बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में आ रहा है। तो हेडिंग टैग का काम क्या होता है, जो हमारा हेडिंग बनाना होता है। हम H1 टैग होता है, जो सबसे बड़ा साइज का होता है टैग, वो होता है H1 टैग। इसमें टोटल 6 टैग होते हैं। यहाँ पे हम H1 लिखा हमने, अभी यहाँ पे Ctrl+D करके इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कई बार लिखते हैं, और यहाँ पे हम H1 को H2 करते हैं। उसके बाद हम इसमें नीचे H3 करते हैं, H4 करते हैं, H5 करते हैं, और ये हमारे HTML हमारे VS कोड का
बेनिफिट्स है कि हम एक जगह सिक्स चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग टैग भी चेंज कर देता है, मुझे बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ता है। मैं सेव करूँगा और मैं अपने वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये डिक्रीज होते गया है। H1 सबसे बड़ा था, H2 उससे छोटा था, H3 उससे छोटा था, H4 उससे छोटा था और H5 उससे छोटा था और H6 सबसे छोटा था। तो इस तरीके से हम अपने HTML के हेडिंग टैग का यूज कर रहे होते हैं। अभी हम चलते हैं पैराग्राफ टैग की तरफ। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग ही बहुत ही सिंपल होता है। पैराग्राफ टैग सी, अभी हम जैसे कुछ भी लिख रहे होते हैं, सपोज मैंने लिखा देश, मैं यहाँ पे बिना यहाँ पे अगर मुझे कोई 15-20 वर्ड लिखने हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉरेम 15, तो ये हमारे 15 रैंडम सा वर्ड ला के दे देगा एक अच्छे से फॉर्मेटेड तरीके में। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे लाके यहाँ पे चेक करता हूँ। सी ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन में चले जा रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके नीचे भी लाऊँगा और मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे फिर से एक नया लाइन लिखता हूँ और इसमें लाइन में भी मैं बहुत सारे वर्ड्स को लिखा हूँ और मैंने सेव किया और यहाँ पे आके चेक करते हैं। सी ये इसने वहीं से स्टार्ट कर दिया जहाँ से एंड किया था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता कि अलग अलग लाइन में आना चाहिए। चूँकि ये डिफरेंट लाइन में है तो ये डिफरेंट लाइन में ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक। पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि हम एक डिफरेंट लाइन के अंदर लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर डाल दें, अब मैं यहाँ क्या करूँ, इसको पहले रिमूव करता हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ रिमूव और मैं लाइन नंबर 16 को करता हूँ रिमूव और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, पी टैग, और पी लिखते ही हमारा पैराग्राफ टैग बन के आ जाता है। और इसमें मैं कुछ 20 वर्ड्स लिखता हूँ और इसमें 20 वर्ड्स आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर से दूसरा पी टैग लगाऊंगा और दूसरे पी टैग में फिर से मैं कोई 30 वर्ड्स लिखता हूँ, कोई 20 वर्ड्स लिखता हूँ और ये रैंडम सा 20 वर्ड लिख के आ गया। और अभी मैं जाकर चेक करता हूँ, आप यहाँ पे आओ वेबसाइट के ऊपर, ये देखो 2 डिफरेंट लाइन में लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से हम 2 डिफरेंट लाइन का यूज करने के लिए हम अपने पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया अपना पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करते हैं HTML के अंदर। हमारा हेडिंग टैग क्या होता है HTML के अंदर। अभी हम 2 चीज़ों को अच्छे से सीख चुके हैं। अभी हम देखते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। सिंपल, अभी तक हमने जो टैग्स देखे हैं, अभी हमने HTML टैग्स देखा था। अभी हम लिख रहे थे यहाँ पे HTML, तो HTML के साथ क्लोज और ओपन और क्लोज दोनों ही हो रहा था। तो इसमें ओपनिंग टैग्स भी है, क्लोजिंग टैग्स भी है। हम हेड टैग की बात करते हैं, हेड टैग में ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। अगर हम बात करते हैं पी टैग की, पी में ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। बट अभी जो हम देखने जा रहे हैं, कुछ हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे हमारे पास BR टैग होता है, तो BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सी जब मैंने BR लिखा तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज नहीं करना होता हमें। एक HR लिखते हैं, हम HR लिखते हैं, क्या होगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। हम IMG लिखेंगे, IMG लिखेंगे, इसको मुझे क्लोज नहीं करना पड़ता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इस तरीके के टैग जिसको क्लोज नहीं करना पड़ता है वो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। हमें देख रहे होंगे। अभी हम देखते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग के कुछ और नाम्स भी होते हैं, जैसे हम एम्प्टी टैग्स भी कह रहे होते हैं, इनको वॉइड टैग्स भी कह रहे होते हैं, इनको सिंगलटन टैग्स भी कह रहे होते हैं। तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इस टैग्स के अंदर में कोई कंटेंट नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट दीज टैग्स हैव नो कंटेंट एंड कैन नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन। मीन्स इस तरीके के टैग का, जैसे हम इमेज टैग है, तो इमेज टैग के अंदर की हम कोई कंटेंट नहीं लिख रहे होते हैं। जैसे हम इमेज टैग है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिख रहे होते, इसलिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग में सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर हम कोई भी कंटेंट नहीं लिख रहे होते हैं। अभी हम समझते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग क्या होता है, तो अभी तक हमने जो लिखा है 2 लाइन, अभी 2 लाइन लिख के मैंने सेव किया। यहाँ पे हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर, हमारा जो वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है, इस पर हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं हमारा वेबसाइट ये है, ये हमारा वेबसाइट है और ये हम देख सकते हैं 2 डिफरेंट लाइन है। बट अगर हम इन दोनों पैराग्राफ के अंदर में, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक HR टैग लगाता हूँ। HR टैग लगाने से क्या होगा, अब ये दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रो लाइन क्लिक हो जाएगा। तो HR टैग हमारा क्यों यूज होता है, HR टैग हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे हर एक लाइन के बाद मैं HR टैग लगा दूँ तो क्या होगा, हर एक लाइन के बाद हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक रो क्रिएट होके चला आएगा।
इस तरीके से हम देख लिया। अभी हमारे पास एक बी आर टैग होता है। सपोज अब हम चाहते हैं कि मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ों को लिखना है और 2 लाइन लाइक सपोज मुझे यहाँ से यहाँ पैराग्राफ के अंदर जो भी है यहाँ से हमें दूसरे लाइन में जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बीच में बी आर टैग का यूज करते हैं। और बी आर टैग से क्या होता है, अभी क्या होगा, इसके बाद अब लाइन ब्रेक हो जाएगा और ये तीसरे लाइन में चला जाएगा। तो हम जैसे ही आते हैं, देखो सी यहाँ पे इस वर्ड्स के बाद यहाँ पे इसने लाइन ब्रेक कर दिया। अब तो बी आर टैग का यूज हम क्यों करते हैं, बी आर टैग का यूज हम कर रहे होते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा बी आर टैग क्या होता है, एच आर टैग क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से सीखा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा HTML के अंदर है। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट के तरफ। अभी HTML में लिस्ट क्या होता है, सी में लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम। एक ग्रुप बनाना होता है किसी भी रिलेटेड आइटम का, तो उसमें हम लिस्ट के अंदर बना रहे होते हैं। हमारे पास लिस्ट कितने तरीके के होते हैं HTML में। HTML के अंदर हमारे 2 लिस्ट होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बहुत ही सिंपल होता है। हम यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट करके मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और list.html में बनाता हूँ। यहाँ पे list.html के लिए आते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं list.html में अपना फाइल हमारा नाम होगा इसका। इसमें हम एब्रीवेशन लगाते हैं। एब्रीवेशन लगाने के बाद हम इनको हटाते हैं यहाँ से मेटा डेटा को। अब रहना भी देना, अगर डॉक्यूमेंट के यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट और मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट कहता हूँ, क्योंकि पहले हम देखेंगे लिस्ट ही रहने देते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे एक हेडिंग लगाते हैं H1 और इसमें लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम समझेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है इसका कोई ऑर्डर नहीं है। हमारे बहुत सपोज हमें कोई कह दिया है कि हमारे फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाओ, तो फ्रूट्स का लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम लिखते हैं यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल एक टैग होता है, इसके जैसे हम लिखते हैं इसके अंदर जो भी हम लिस्ट लगाएंगे, जो भी डेटा होगा वो हमारा अनऑर्डर्ड होगा। तो इसके अंदर हम लिखते हैं एल में हम जो भी इनपुट देते हैं वो हमारा लिस्ट के आइटम होता है। ये हमारा यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और एल का मतलब लिस्ट आइटम। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हम आइटम देने वाले हैं उसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज मैंगो। देन हम लिखते हैं यहाँ पे एक और एल लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लीची। मैं यहाँ पे एक और एल लगाता, यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको मैं फिर से यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे एक और मैं वर्ड लिखता हूँ एप्पल और एक और एल लगा लो, यहाँ पे लिख लो पाइनएप्पल। मैंने लिखा पाइनएप्पल। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हम जब ये अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं, हमारा ये वेबसाइट यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश, ओके नो इशू। ये हमारे पुराना वाला पोर्ट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हम फिर से इसको पोर्ट को रन करेंगे, गो लाइव करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं सी ये एक अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर हमारा ये चीज़ रेडी होके आ गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब इसको शेड्यूल करो, हमारे कुछ ऑर्डर लिस्ट बनाओ। ऑर्डर लिस्ट मतलब रैंकिंग करो, तुम्हारा जो फेवरेट चीज़ें फ्रूट है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक करो। तो फेवरेट फ्रूट में रैंकिंग करना हो कि नंबर 1 पे कौन सा फ्रूट है, नंबर 2 पे कौन सा फ्रूट है, नंबर 3 पे कौन सा फ्रूट है। इस तरीके का रैंकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं OL का। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट आइटम के अंदर। अभी मैंने लिखा OL टैग के अंदर में हम लिखते हैं लिस्ट LI का मतलब फिर से लिस्ट आइटम ही होता है। अब यहाँ पे सी हमें मुझे सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है लीची, तो मैं सबसे लिखूंगा लीची सबसे पहले। उसके बाद लिखते हैं LI, उसमें होता है मैंगो। सपोज मैंगो मुझे बहुत ही पसंद है तो मैंगो मैं लिखता हूँ मैंगो। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई अब तीसरे नंबर पे मुझे पसंद है पाइनएप्पल, तो मैं पाइनएप्पल लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मुझे सबसे जो 4th नंबर पे पसंद है वो एप्पल, तो मैंने 4th नंबर पे एप्पल लिख दिया। अभी मैं सेव करता हूँ, मैं अपने वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये रैंकिंग हो गया। तो लिस्ट इसी तरीके से काम कर रहा होता है हमारा कि अगर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होता है। इसके बाद एक होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हम देख लिया, हमने देखा ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, हमने देखा अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब हमारे पास होता है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल है। अब मुझे सपोज वर्ड्स के साथ साथ मुझे एक
इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। सपोज मैंने क्या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आने के लिए सब सिंपल लिस्ट में बहुत ही अच्छा सिंपल है। 3 तरीके के लिस्ट हुए, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट OL, अनऑर्डर लिस्ट UL और डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL। सिंपल, जब हम DL लिखते हैं, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर मैंने DL तो लिख दिया। अब समझो, अब इसके बाद होता है कि इसके डिस्क्रिप्शन DT लिखते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। तो सपोज मुझे मैंगो के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, तो DT लिखा हमने और इसके बाद हम लिखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, वो DT, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो DD। अब DD के अंदर हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो मैंगो इज वेरी स्वीट, मैंने लिखा मैंगो इज वेरी स्वीट। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर अपने आते हैं, हम चेक कर सकते हैं। सी इसने क्या किया, मैंगो के बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख के आ दिया। तो इस तरीके से हम इसके बारे में और भी लिस्ट बना सकते हैं। इसको हम कॉपी करके और मैं इसको पेस्ट करके आपको शो कर देता हूँ। बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बना के आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट अंडर द लिस्ट। अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया, मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है कि सपोज एक गेम है, उस गेम में अलग अलग गेम्स, एक पूरा का पूरा लिस्ट गेम्स का लिस्ट बनाना है। तो गेम्स में बहुत सारे क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो मुझे क्या करना है, गेम्स के अंदर क्रिकेट करना। सपोज मुझे गेम्स के अंदर भी अलग अलग गेम्स होते हैं, तो मैं गेम्स का लिस्ट बनाऊंगा। गेम्स के अंदर क्रिकेट होता है, क्रिकेट के अंदर भी जो बेस्ट प्लेयर है उनका लिस्ट बनाना है। तो ऐसा कुछ करना है मुझे, तो हम उसके लिए नेस्टेड लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक UL लगाता हूँ। UL के अंदर मैं लिखता हूँ गेम्स। गेम्स के लिए लिस्ट बनाना है तो मैं लिखता हूँ गेम्स। अब मैंने क्या किया, एक गेम्स बनाया। एक्चुअली UL के अंदर जो LI है वो हमारा गेम्स होगा, तो मैंने लिखा गेम्स। अब गेम्स के अंदर हमें क्या करना है, समझो। गेम्स के अंदर हमें करना है एक फिर से इसका डिफरेंट टाइप ऑफ गेम बनाना है। तो उसके लिए हम फिर से UL लिखेंगे और गेम्स में हमारा क्रिकेट होता है सपोज, तो मैंने लिखा क्रिकेट। गेम्स में हमारा एक होता है सपोज मुझे एक गेम और बनाना है जो होता है सपोज फुटबॉल, तो मैंने लिखा फुटबॉल। मैंने इसको सेव किया। जस्ट यहाँ पे आते हैं वेबसाइट के ऊपर अपने और हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, गेम बनाया। गेम के अंदर इसने क्रिकेट बनाया और क्रिकेट के अंदर फुटबॉल बनाया। क्रिकेट बनाया और फुटबॉल बनाया, 2 डिफरेंट कैटेगरी बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर जो बेस्ट 2 प्लेयर है क्रिकेट के उसको लिख दो और फुटबॉल के अंदर जो बेस्ट 2 प्लेयर है उसको लिख दो। तो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और क्रिकेट के अंदर मैं यहाँ पे एक LI बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ यहाँ पे और US इस के अंदर मैं यहाँ पे एक LI लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिकेट। सपोज मैंने लिखा क्रिकेट और इस क्रिकेट के अंदर में मुझे एक और मैंने UL बना दिया, मैंने लिखा क्रिकेट। ओके क्रिकेट। अभी मैं इस क्रिकेट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक LI के अंदर मैं क्या लूँगा, मुझे रोहित, मैंने लिखा एक प्लेयर नेम तो रोहित शर्मा। मैं क्या करता हूँ, एक और प्लेयर लिखा नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा समी। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और सी क्रिकेट के अंदर इसे 2 अलग अलग चीज़ों को बना दिया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं क्रिकेट को भी लिस्ट के अंदर डालता हूँ और ये जो लिस्ट है ये हमारा क्रिकेट, इस लिस्ट के अंदर जो हम क्रिकेट फिट कर देते हैं क्रिकेट। अभी मैंने ये क्रिकेट बनाया। अब इसके लिए क्रिकेट के अंदर भी हमने क्या करना है, एक और UL बनाना है और इस UL के अंदर में हमने लिस्ट कर दिया प्लेयर्स को। तो अभी जब हम सेव करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं, आप चेक करो गेम्स के अंदर क्रिकेट एक सेक्शन है। इस क्रिकेट सेक्शन के अंदर हमारा 2 प्लेयर बेस्ट प्लेयर मैंने लिख दिया। अब एक सेक्शन हमारा फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल वाले सेक्शन को भी हम क्या करते हैं, इसमें LI को डालते हैं और यहाँ पे हम LI के अंदर इसको फुटबॉल को डालते हैं फुटबॉल। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हम जब सेव करके आते हैं तो फुटबॉल का भी एक सेक्शन बन गया। अब इस फुटबॉल सेक्शन के अंदर 2 बेस्ट प्लेयर को लाके हमें लिखना है। तो फुटबॉल के जो 2 बेस्ट प्लेयर है उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करना है, हमें फिर से इस UL के अंदर एक और UL बनाना है। इस LI के अंदर नहीं, UL के अंदर, LI को के अंदर मैंने फुटबॉल लिख दिया। अभी CL के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं सुनील छेत्री और एक लिखता हूँ मैं मेसी या रोनाल्डो।
रोनाल्डो। मैंने 2 फुटबॉलर का नाम लिख दिया और मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा, ये लिस्ट में नहीं आ रहा, बुलेट्स में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बुलेट्स में? क्योंकि हमने इसको यूएल में लिखा है, तो इसको यूएल में लिखते हैं, एलआई में लिखते हैं, एलआई लिखा है क्योंकि वो लिस्ट का आइटम है, तो मुझे इसको एलआई लिखना पड़ेगा। और मैं सेव करता हूँ और अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो सी, यहाँ पर हमारा ये डिटेल्स एक्सप्लेन हो गया। अभी इसको हम एक और यूएल के अंदर डाल देंगे तो ये हमारा बेस्ट वेल स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यूएल के अंदर फिल करके और सेव करते हैं। और हमारा देखो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के चला गया। गेम के अंदर मैंने क्या किया, एक यूएल के अंदर गेम बनाया, एलआई बनाया, उसमें गेम डाला। उस गेम के अंदर मैंने एक और यूएल बनाया जिसमें क्रिकेट है, और इस क्रिकेट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाया जिसमें उस प्लेयर्स के नेम है। सेम मैंने गेम्स के अंदर ही एक और सी, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करता हूँ। पहले ये कॉन्फ़िगर करके ये HTML फॉर्म प्रेटियर से यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देगा। सी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सी, मैंने क्या किया, यूएल लेवल है, ये इस यूएल के लेवल पे वेट मैंने क्या किया, इस यूएल के लेवल पे एलआई बनाया और गेम्स लिख दिया। अब इस गेम्स के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 2 गेम है, एक क्रिकेट है और एक फुटबॉल है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक यूएल बनाया जिसमें क्रिकेट को फिल किया, जिसमें क्रिकेट को फिल किया तो यहाँ तक ये फिल हो गया, क्रिकेट को फिल किया। और इस क्रिकेट के अंदर भी मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें बेस्ट प्लेयर है, तो एक और अनदर लिस्ट बनाया जिसमें बेस्ट प्लेयर को लिखा। ठीक उसी प्रकार से हमने एक बनाया फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के अंदर बेस्ट प्लेयर्स के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया और उसके अंदर मैंने उनका नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हमने लिस्ट देखा। लिस्ट में 4 तरीके के 4 चीज़ें देखा हमने देखा अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, हमने देखा ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, हमने देखा डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, और हमने देखा नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। अभी हम देखते हैं एंकर टैग्स के बारे में। सी, एंकर टैग्स क्या होता है ना, जब भी हमारे वेबसाइट से कोई लिंक्स अटैच करना होता है, हमारे वेबसाइट के ऊपर कुछ लिंक अटैच करना होता है, लाइक एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग लिखने के लिए सिंपल हमारे पास तरीका होता है, हम ए लिखते हैं और इंटर करते हैं, हमारा कुछ इस तरीके से टैग ओपन होकर आता है। इसमें HREF आता है, href। इसके अंदर हम ये जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जिस वेबसाइट पर मुझे जाना होता है उसका लिंक लिखते हैं। तो सपोज फॉर ए मोमेंट मुझे जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है मोजिला ट्यूटोरियल करके कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, जिस पे यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स मुझे लिंक दिख जाएगा। हम आते हैं MDN के ऊपर। MDN वेब डॉक्स एक HTML वेब डॉक्स के ऊपर पूरा का पूरा HTML के बारे में आप पढ़ सकते हो। हम इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ से सिंपल लिंक को कॉपी करके हम लाते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, इस HREF के डुअल कोड के अंदर में पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना है, मैं लिखता हूँ रीड मोर अबाउट मोर। अब रीड मोर अबाउट HTML, सपोज HTML। अब ये क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट करके दे देगा हमारे वेबसाइट के ऊपर। हम अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं, देखो रीड मोर अबाउट HTML। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें किस वेबसाइट पे ले जाएगा, जिस वेबसाइट का हमने लिंक दिया है। तो हमने हमारे को ये इस वेबसाइट पे ले आया, हम इस वेबसाइट के ऊपर आके पढ़ सकते हैं HTML के बारे में। तो इस तरीके से हम अपने वेबसाइट में लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा। इसमें बहुत सारे लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई एक गिटहब का अकाउंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिटहब, और ये मेरा गिटहब ओपन होकर आ गया। मैं गिटहब के लिंक को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, मैं गिटहब को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और गिटहब को कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग के अंदर इस HREF के अंदर मैं इसके लिंक को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गिटहब। अब इस गिटहब को लिखने के बाद जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं अपने वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं गिटहब लिख के आ रहा है। ये सेम लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अगर BR टैग लगा देता हूँ तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा और ये दूसरी लाइन में आएगा। मैं देखो गिटहब पे क्लिक करेंगे तो ये गिटहब वाले पेज पे हमें को लेके चला जाएगा। इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। अभी तक हमने देखा एंकर टैग क्या होता है, UL क्या, लिस्ट क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज। अभी कोई भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं तो बिना इमेज का तो वेबसाइट अच्छा होगा ही ना। तो अभी हम इमेज के बारे में देखेंगे। तो इमेज को देखने के लिए, इमेज को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है वेबसाइट के अंदर। हम वेबसाइट के अंदर इमेज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहले इमेज को ऐड करने के लिए हमारे पास टैग होता है IMG टैग लिख के जैसे हम इंटर दबाएंगे ये कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अभी इस IMG SRC इक्वल टू कुछ खुल के आ जाएगा। SRC के अंदर भी हम फिर लिंक डालते, हमारे इमेज का एड्रेस डालना होता है, सोर्स डालना होता है। तो सपोज मुझे कोई गूगल का इमेज उठाना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इमेजेज पिक्सल्स
इमेजेस, चलो इमेजेस सर्च करो आप डायरेक्टली, एक्सेस कन्वर्टर को हटा दो फॉर ए मोमेंट, और यहाँ पे एक बहुत सारी इमेज खोल के आ जाएगा। मैं ये वाला इमेज को लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। सी इमेज को लाने का दो तरीका होता है, आप यहाँ से इसके लिंक को ले सकते हो। तो जैसे लिंक को लेने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करते हैं, और इस सोर्स के अंदर में हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इस लिंक को, और हम अल्ट के अंदर में लिखते हैं अगर हमारा इमेज लोड नहीं हुआ तो क्या। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लिख देता हूँ सिंपल। अब मैंने इसको सेव किया और मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, अपनी वेबसाइट पे हम चेक कर सकते हैं ये इमेज आ गया हमारा। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसके हम साइज़ को छोटा करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं विथ करके, विथ और हाइट किसके सेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं विथ मैंने कर दिया सपोज 400 पिक्सल करके, और मैंने हाइट भी कर दिया इसका 400 पिक्सल करके। तो मैं इसका हाइट भी कर देता हूँ 400 पिक्सल करके। तो मैंने इसके विथ और हाइट को सेट कर दिया सेट। अब मैं यहाँ पे सेव करके आता हूँ। अभी देखो हमारा एक इमेज छोटा सा बन के आ गया। तो इस तरीके से हम अपने इमेज के साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। इसको और छोटा करना चाहते हैं हम इसको 300 कर सकते हैं, विथ को हम करते हैं 400 रहने देते हैं, और हाइट को करते हैं 300, और इस तरीके से हम अपनी इमेज को और भी अच्छा बना सकते हैं। और इस तरीके से ये इमेज हमें दिखने लग गया। ठीक है, अभी हमने इमेज के बारे में देख लिया कि इमेज किस तरीके से ऐड करते हैं हम अपने वेबसाइट के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारे वेबसाइट में अब टेबल्स क्या होता है, टेबल्स किस तरीके से ऐड होता है। सी हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं हम, तो टेबल बना होता है एक, सपोज बहुत सारे, तो हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML की मदद से। तो HTML की मदद से हम टेबल क्रिएट करने का एक तरीका, तो सबसे पहले हम इमेज के एक और तरीके को देखते हैं। अगर मुझे वेबसाइट से कोई इमेज लेना है तो हमने डायरेक्टली लिंक उठा के कॉपी कर लिया और लिंक पेस्ट कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे लोकल कंप्यूटर से कोई इमेज यूज हो, तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकल कंप्यूटर में हमारे इमेज तो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इमेज को डाउनलोड करके लाते हैं। हम एक अच्छे से इमेज को, मैं इस वाले इमेज को राइट क्लिक करता हूँ, अपने फोल्डर में डाउनलोड करके लाता हूँ। तो अपने इमेज फोल्डर में लाने के लिए सिंपल मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और सेव इमेज एज करके, और मैंने जहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाया अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में मैं फोल्डर बना के रखा हूँ HTML फॉर डेवलपर। तो अपने ही फोल्डर के अंदर में यहाँ पे इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ हार्ट, और मैंने सेव कर दिया। अभी यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे ओपन करते हैं अपना VS कोड, तो हमारे VS कोड के अंदर वो फोल्डर आ जाना चाहिए था। बट ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आते हैं हम और डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर चलते हैं, और यहाँ सेव हो गया हमारा पेज भी बिल्कुल सेव हो गया। अभी इसको हमको इसके अंदर लाना है, तो इसके अंदर हमने इसको मूव कर दिया। अभी हम आते हैं अपने VS कोड के ऊपर। हमारा एक hard.jpg हमारे सेम फोल्डर के अंदर आ गया। जब हमारे सेम फोल्डर के अंदर आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे img, और इस सोर्स के अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल ./ और hard.jpg को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ इमेज। अभी अल्ट का क्या यूज है मैं अभी बताता हूँ, बट अभी मैं इसको जब रन करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट के ऊपर अपने, और अपने वेबसाइट के ऊपर आके हम चेक कर सकते हैं हमारा दोनों इमेज आ गया है। हमारा ये दोनों इमेज ही आ गया है हमारे वेबसाइट के ऊपर। अभी हमने ये अल्ट के क्यों लिखा है, सपोज ये वेबसाइट, ये जो हमारा लिंक है कहीं गलत हो जाए, करप्ट हो जाए किसी कारण से, तो अभी क्या होगा, वो इमेज लोड नहीं होगा। तो पहले वाला इमेज लोड नहीं हुआ, तो हमें उसके जगह पर इमेज करके लिख के दिख गया कि उससे जो हमारा यूजर है उसको पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ इमेज था जो अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसको अल्ट टैग का यूज कर रहे होते हैं। ये हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं टेबल्स के लिए। टेबल्स के लिए हम क्या करते हैं, टेबल के लिए बहुत ही सिंपल है। हम एक नया फाइल बनाते हैं, फिर से table.html करके एक नया फाइल बनाते हैं हम table.html। इस table.html के अंदर में हम एक फाइल, हम फिर से अपना बॉयलर प्लेट HTML का लगाते हैं। HTML का बॉयलर प्लेट लगाना बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम बॉयलर प्लेट लगा के हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल टैग का यूज करते हैं। टेबल टैग के अंदर टेबल के अंदर क्या होता है, रो एंड कॉलम का एक ग्रुप होता है। रो एंड कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करना ही टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना होता है। तो इसमें हर एक रो वाइज हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल के अंदर, तो इसलिए हम कहते हैं टेबल। तो टेबल के अंदर हम आते हैं TR टैग। TR टैग का मतलब होता है टेबल रो। अब इसके अंदर सपोज मुझे किस तरीके का एक टेबल बनाना है, हमें अपने नोट्स के अंदर एक टेबल बना के रखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, TR के अंदर हमने लिख दिया सपोज फर्स्ट नेम,
सी अभी टी आर बनाना होता है। टी आर का मतलब टेबल रो में हमें क्या क्या चाहिए, 3 हेडिंग चाहिए। ये हमारे अब ये हमने बनाया टेबल के अंदर टेबल रो बनाया। अब इस रो में मुझे हेडिंग चाहिए। हेडिंग क्या क्या चाहिए, TH में चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए पहले तो मैंने लिखा एफ नेम। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और क्या चाहिए, टेबल हेडिंग चाहिए। जो क्या चाहिए, सेकेंड नेम, लास्ट नेम मीन्स लास्ट नेम चाहिए, तो मैंने लिख दिया लास्ट नेम। अभी मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट। तो मैंने कहा बोला एक और TH दे दो जिसमें चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट। अब इस तरीके से हमने TR टैग के अंदर टेबल हेडिंग्स मैंने क्रिएट कर लिया, मैंने सेव किया और मैं अपने वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे की तरफ ये कहाँ पे चला गया। ओके, नो इशू, मुझे फिर से इसको रन करना पड़ेगा। पोर्ट को मैंने क्लोज किया और फिर से मैंने लाइव रन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे देख सकता हूँ 3 हेडिंग बन के आ गया है। अब इसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अब इसके अंदर टेबल का डेटा सेट करते हैं। तो डेटा सेट करने के लिए फिर से मुझे टेबल का रो ही बनाना पड़ता है। अब इस बार रो में पहले बार रो में हमारा ये रो था, रो इसको कहते हैं। ये रो में हमने 3 डिफरेंट बॉक्स बना दिए और 3 डिफरेंट बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, हेडिंग सेट किया है। अब हमें हेडिंग के लिए डेटा भी तो सेट करना है, तो हमने टेबल डेटा भी रो में ही सेट करना है। तो TH की जगह पर इस बार TD लिखते हैं और टेबल डेटा होता है, जो कि फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया सपोज शिवम। दूसरा मैंने फिर से यहाँ पे TD लिखा और TD करके मैंने लिख दिया सपोज कुमार मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैंने फिर लिख दिया TD और इसमें एक नंबर मैंने कोई रैंडम सा नंबर लिख दिया। अब मैंने एक नंबर लिख दिया। इस तरीके से अब मैं इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ पे आओ वेबसाइट के ऊपर, आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रूप में हमारा टेबल बन गया। अब आपको होगी इसको मैं क्या करता हूँ 2-3 बार और कॉपी करके अच्छे से डेटा को शो करता हूँ। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आप डेटा को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर वे में आगे टेबल के रूप में। अब कहोगे कि इस अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप इसको बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर यहाँ पे लिख सकते, इसका टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, तो आप इसमें बॉर्डर =1 लिख दो, 1 लिख दो और सेव कर दो। अभी आप यहाँ पे आके चेक करो तो ये बहुत ही अच्छे से एक टेबल बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। अभी आपके लिए एक टास्क है कि आप टेबल को नेस्टेड टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपके लिए हम टास्क दे रहे हैं, इसको आप खुद से सर्च करके आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। HTML का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा HTML फॉर्म्स। अब ये HTML फॉर्म्स होता क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है HTML फॉर्म्स को देखने के लिए हम चलते हैं, हम एक नया पेज बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्ट को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद हम एक नया पेज बनाते हैं forms.html करके। तो हमने लिखा है एक forms.html पेज करके मैंने सिंपल बॉयलर प्लेट लगाया और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हमने अपना पेज ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम देखते हैं फॉर्म्स होता क्या है। फॉर्म्स सिंपल, हमारे फॉर्म्स के अंदर कुछ इनपुट डेटा आते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं जैसे कि, ठीक उसी प्रकार से हमारा एक फॉर्म के अंदर सिंपल डेटा होता है, उसको हमको फिल करना होता है। तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म का। तो फॉर्म होता क्या है, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है फॉर्म टैग का यूज करना होता है। तो मैंने लिखा फॉर्म। अब ये एक्शन क्या होता है, ये बैकएंड के लिए यूज होता है। तो एक्शन को एट ए टाइम अभी हम रिमूव कर रहे हैं, एक्शन का यूज नहीं करते हैं। अब इसी फॉर्म में हमें लेबल यूज करना होता है। सिर्फ फॉर्म में मैं इनपुट लेता हूँ ना कुछ, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल फॉर मैं लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा फर्स्ट नेम। मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म कैसा बनाऊंगा, इस तरीके का एक फॉर्म बनाता हूँ। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड ले रहे होंगे और एक सबमिट का बटन हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, हम लेबल टैग का यूज करते हैं। लेबल टैग का यूज करते हैं, तो लेबल टैग क्यों यूज करते हैं ये मैं बताता हूँ। मैंने लिखा एफ नेम और यहाँ पे मैंने लेबल के अंदर लिख दिया फर्स्ट नेम। अभी जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप आओगे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ और इस वेबसाइट को मैं फिर से रन कर लूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट नेम लिखा हुआ। फर्स्ट नेम लिख के आ गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख के आ गया। तो ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने लेबल टैग के अंदर में लिखा है। लेबल टैग के अंदर क्या यूज होगा अभी हम देखेंगे। अभी हम फर्स्ट नेम को इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए एक टैग होता है इनपुट टैग। अब इनपुट फर्स्ट नेम एक टेक्स्ट टाइप का होता है, तो टाइप इक्वल टू हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और नेम इक्वल टू हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेम इक्वल टू जो यहाँ पे होगा हमारा, वो मैंने फर्स्ट नेम में लिखना है, जो हमारा फॉर है ना लेबल, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी को लिख दो और आईडी को भी हम सेम कर सकते हैं। आईडी को भी एफ नेम कर दिया मैंने। अभी मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे हम आते हैं, हमारा एक फॉर्म में फर्स्ट नेम का बॉक्स तैयार हो गया।
इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक h1 टैग भी लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। हमने क्या लिख दिया, फॉर्म। इसको लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर तैयार हो गया। इसमें मैंने सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मुझे अब लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैं इसी डेटा को मैं फिर से क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट करूँगा, क्योंकि अब तो मैं इस फॉर को मैं करता हूँ एल नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट की जगह पर लास्ट नेम, और यहाँ भी मैं एफ नेम को एफ नेम से लास्ट नेम करता हूँ और आईडी को भी लास्ट नेम करता हूँ। मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट नेम पे क्रिएट किया, मैं लास्ट नेम फिल करने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे चाहिए लास्ट नेम भी टेक्स्ट टाइप होगा, तो टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसको ईमेल भी चाहिए, तो ईमेल के लिए भी सेम एक लेबल टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर इक्वल टू ईमेल, और इसमें मैं लिख दिया अपना कि इनमेल, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम करके, तो मैंने लिख दिया यूजर नेम। अब इस यूजर नेम के अंदर मुझे इनपुट लेना होता है, तो इनपुट अभी यूजर नेम टाइप का एक टाइप, हमारा टाइप इक्वल टू हम यूजर नेम लिख सकते हैं, और इसमें नेम के लिए हम क्या सकते हैं, यूजर नेम ईमेल कर देते हैं। ईमेल मैंने कर दिया, ईमेल टाइप कर दिया, और आईडी भी मैंने कर दिया ईमेल टाइप। अब जैसे इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आओ आप सेव करो, यूजर नेम का भी हमारा एक वेबसाइट बॉक्स आ गया। इस तरीके से हम बहुत सारे बॉक्स को और भी बना सकते हैं। भाई अगला बॉक्स बनाते हैं पासवर्ड, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके फिर से मैं यहाँ पे लाके पासवर्ड टैग लगाता हूँ। पासवर्ड टैग के लिए यहाँ पे ईमेल फॉर ईमेल को मैं PWD कर देता हूँ। PWD का मतलब पासवर्ड कर दिया मैंने, और यहाँ पे यूजर नेम की जगह पर पासवर्ड मैंने लिख दिया लेबल के अंदर, और यहाँ पे मैंने टाइप को पासवर्ड कर दिया, क्योंकि इस बार पासवर्ड इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे भी मैंने PWD कर दिया, और मैंने आईडी को भी PWD कर दिया। मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, देखो मैंने जैसे नेम क्लिक किया, तो यहाँ पे नाम लिख के ऑलरेडी ऑप्शंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को लास्ट नेम लिखने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट नेम में लिखता हूँ शिवम, लास्ट नेम में लिखता हूँ मैं ठाकुर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मैं अपना यूजर नेम में अब कोई सा भी एक ईमेल आईडी लिख सकता हूँ। पासवर्ड में टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखने का क्या बेनिफिट हुआ हमारे पास, जैसे ही मैंने टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखा, तो हमने जब भी अब पासवर्ड इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें शो नहीं कर रहा, पासवर्ड एक सिक्योरिटी के साथ हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि वो एक ही लाइन में आ रहा है, फॉर्म एक लाइन में नहीं होना चाहिए, तो मैं इनके बीच में ब्रेक टैग लगाऊंगा और अलग अलग लाइन में लेके आऊँगा। तो मैंने क्या किया, 2 BR टैग मैंने लगाना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और हर एक लाइन के बाद मैं 2 BR टैग का यूज करता हूँ, जिससे हम अपने कोड को अच्छे से शो कर पाए, अपने वेबसाइट को अच्छे से शो कर पाए। अब यहाँ पे मुझे अच्छे से दिखने लगा। अब मुझे एक बटन चाहिए होगा जो कि सबमिट करने के लिए, तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक बटन टैग का यूज करते हैं। बटन इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट। टाइप इक्वल टू मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट। सिंपल है, बटन क्रिएट हो गया, आ गया यहाँ पे। अभी इस डेटा के अंदर आप कुछ भी फॉर्म बना लिया आपने, फॉर्म फिल करो। अभी देखो लेबल टैग का क्या यूज है। अगर मैं लेबल टैग को फॉर ए मोमेंट हटा दूँ, इनपुट टैग से तो इनपुट आ रहा है, बट अगर मैं लेबल टैग को हटा दूँ, देखो मैं लेबल टैग को यहाँ पे हटा हुए, और यहाँ पे P टैग में लिखता हूँ अपना फर्स्ट नेम, मैंने लिखा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे एक इशू आएगा, या फिर आप किसी भी टैग में नहीं लिखो, आप चाहो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट नेम लिख दूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। आपने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट नेम पे क्लिक करने पे आपको लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको इस बॉक्स के अंदर आके क्लिक करना पड़ा है। बाहर क्लिक करने से कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सेकेंड में लास्ट नेम में आपने लेबल लगाया है, फॉर इक्वल टू जो नेम दिया है वही आईडी का नेम दिया है। यहाँ पे सी जो लेबल का फॉर इक्वल टू जो आपने नेम दिया है वही हमारे आईडी का भी नेम है। तो इसके लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स के अंदर आ गया। मैं यूजर नेम पे भी क्लिक करूँगा तो बॉक्स के अंदर टाइपिंग डायरेक्टली हो सकता है। तो इसलिए हम लेबल का यूज करते हैं, बट फर्स्ट नेम पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम को मैंने लेबल के अंदर नहीं फिल किया है। तो मैं फिर से इसको लेबल के अंदर ले आके आ जाता हूँ, और इस तरीके से हमारा फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हमने देख लिया फॉर्म के बारे में। अभी हम देखते हैं थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स इसके।
अभी हम कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे वेबसाइट्स के अंदर। अभी हमने ये देख लिया लाइन ब्रेक क्या होता है, लिस्ट क्या होते हैं हमारे वेबसाइट्स के अंदर, इमेजेस कैसे ऐड होते हैं ये भी हमने देख लिया। अभी हम एंकर टैग का यूज करना सीख लिया हमने। एंकर टैग के अंदर हम कुछ और चीज़ों को फिर से देखेंगे, डोंट वरी। एंकर टैग के अंदर हम आते हैं, पहले एंकर टैग में आएंगे। अभी हमने फॉर्म्स को चेक कर लिया है, अभी हम आते हैं फॉर्म्स के बाद हमारे एंकर टैग के अंदर हमने कुछ और चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एंकर टैग के अंदर। हमारा एंकर टैग है कहाँ, हमने एंकर टैग के अंदर आया। अभी एंकर टैग के अंदर हमने देखा कि लिंक पे क्लिक करके हम कहीं भी जा सकते थे। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया था कि हमने एक एंकर टैग लगाया और एंकर टैग के अंदर कुछ भी लिंक करते थे। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक कर दिया https और ऐसे लिख दिया www.amazon.com। अब मैंने ये amazon.com लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेजॉन। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अमेजॉन के ऊपर, अभी मैं इसको सेव करके अपने वेबसाइट के ऊपर आऊँगा। वेबसाइट हमारा यहाँ है, वेबसाइट के ऊपर आया, मैंने यहाँ चेक किया अमेजॉन लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको मैं फिर से ओपन कर लूँ और अपने वेबसाइट के ऊपर चलूँ फॉर ए मोमेंट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अमेजॉन लिख के आ रहा है। जब मैं अमेजॉन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे अमेजॉन के ऊपर लेके आ गया। बट मैं तो ये तो चाहता हूँ, बट इसके साथ हम और भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे हम मेल करना हो किसी को, अगर मुझे किसी को मेल करना हो तो हम यहाँ से एंकर टैग का यूज करके डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेल टू करके करना पड़ता है। तो HRF के अंदर हम यहाँ पे एक लिखेंगे मेल टू करके, मेल टू, और इस तरीके से लिख के और अपने मेल को लिख दो जिस पे आपको मेल करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक ईमेल आईडी लिखता हूँ kumarshrivam843113@gmail.com करके। तो मैंने एक ईमेल आईडी करके लिख दिया और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख दो मेल मी, तो आप इस तरीके से अगर आप वेबसाइट पे आते हो, अपने वेबसाइट को चेक करो आप, यहाँ पे आप आते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे मेल मी करके आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और मेल बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारा ईमेल आईडी है, तो हमारे वेबसाइट में कई बार होता है ना कि कांटेक्ट करने के लिए हम किसी के वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और उसके डायरेक्टली ईमेल पे से उसका ईमेल आईडी लिख के ओपन होकर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एंकर टैग का यूज कर सकते हो। अभी आपने इसके जगह पर, इस मेल मी की जगह पर कोई इमेज का यूज कर सकते हो। तो आपने कई वेबसाइट पर देखा होगा कि इमेज होता है का एक सिंबल होता है, उस पर क्लिक करते हैं और उसको डायरेक्टली मेल जाने के लिए ओपन हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल का ओपन कर लेता हूँ लोगो। तो मैंने क्या किया, वेबसाइट पे गया, इमेज का लोगो पकड़ा और एक छोटा सा लोगो कहीं से मैंने ये पकड़ लिया। सपोज मैंने इस लोगो को पकड़ लिया और मैंने इस वाले लोगो को, इसको किया मैंने कॉपी, सेव इमेज एज कर लेता हूँ मैं। सेव इमेज इसको पकड़ता हूँ मैं, ये छोटा है, तो मैं इस वाले पे चलता हूँ और मैं करता हूँ सेव इमेज एज और अपने वेब डेवलपर वाले फोल्डर के अंदर आके, और मैंने यहाँ पे ईमेल करके मैंने एक फ़ाइल सेव कर लिया, PNG फॉर्मेट में सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे फाइल के अंदर ईमेल का आया नहीं, क्यों नहीं आया, मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर चल के चेक करता हूँ। फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ मैं, ये फ़ोल्डर कहाँ गया मेरा, ये हमारा फ़ोल्डर है, इस ईमेल को मैं इस फोल्डर के अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पे आओ तो हमें चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आ गया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस मेल मी की जगह पर इस इमेज का यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंकर टैग के अंदर में कुछ भी लिखने के बजाय मैंने इमेज टैग को लगाया और मैं / करके इमेज वाले PNG को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने ईमेल। अभी मैं सेव करता हूँ इसको, मैं इसका विथ और साइज सेट कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया विथ को मैंने कर दिया 10 पिक्सल सपोज, और मैंने इसके हाइट को भी कर दिया 10 पिक्सल। तो मैंने कर दिया हाइट को भी 10 पिक्सल और इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। और आप वेबसाइट के ऊपर आओ, बहुत ही अच्छा चीज़ें देखोगे। अब यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, मैं इसको 30 पिक्सल करता हूँ और मैं इसके हाइट को भी 20 पिक्सल करता हूँ। अब ये अच्छा दिखना चाहिए, येस। नाउ यू कैन सी एक ईमेल का बॉक्स दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। मैं इसके हाइट को भी 30 पिक्सल करता हूँ और इसके विड्थ को 40 पिक्सल करता हूँ मैं। तो अभी ये बहुत ही बेहतरीन दिखना चाहिए मुझे। एक ईमेल का बॉक्स ओपन होकर आ गया। सी अभी मैं जैसे इस मेल पे क्लिक करूँगा, हमारे डायरेक्टली ईमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम ईमेल के ऊपर जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम व्हाट्सएप के ऊपर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम व्हाट्सएप का लोगो यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप लोगो के ऊपर चलते हैं। व्हाट्सएप लोगो का कोई सा भी एक लोगो हम यहाँ से राइट क्लिक करके अपने सेव इमेज एज करके हम अपने ही फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम
व्हाट्सएप लोगो करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अभी हमारा व्हाट्सएप पे लाने के लिए हमारा एक URL क्या होता है, हमारा URL होता है wa.me। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे H1 के अंदर हम लिखते हैं अपना, सॉरी H1 नहीं, एंकर टैग कैसे लगता है, ए टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, https देन wa.me/ और आपका जो भी नंबर है, सपोज आपका कोई नंबर है, आपने कुछ भी नंबर लिख देना है, एक रैंडम सा नंबर। अभी एक नंबर रैंडम सा 10 डिजिट का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक व्हाट्सएप का इमेज चाहिए, तो मैं इसके अंदर मैं img टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे व्हाट्सएप का इमेज मैंने ले लिया है ऑलरेडी। तो ./व्हाट्सएप लोगो के अंदर आके हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे चलते हैं और अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम ./ व्हाट्सएप लोगो पे जाके हम, ये हमारा गलत सिलेक्ट हो गया, तो मैं लिखता हूँ ./ व्हाट्सएप लोगो वाले JPG को मैंने सेव कर लिया और मैं अपने वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। हमारा वेबसाइट यहाँ पे है और आप यहाँ पे है और आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का एक लिंक बहुत बड़ा ओपन हो गया आ रहा है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हम अपने हाइट और विड्थ को जो हमने उसका सेट कर रखा है पहले से, उसको हमने यहाँ भी व्हाट्सएप पे भी लागू कर दिया। अब जैसे ही हम व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप ओपन होके आ गया और इसने बोला है कि आपको क्या चैटिंग करना चाहते हैं, किसके साथ, इस नंबर के साथ। तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करके आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए भी हमारा एक लिंक होता है, तो आप कॉलिंग के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक के तरफ, आई फ्रेम क्या होता है ना, हमारे वेबसाइट के अंदर अगर कोई दूसरी वेबसाइट को चलाना होता है, हमारे वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को अगर हमें रन करना होता है, तो हम उसके लिए आई फ्रेम का यूज कर रहे होते हैं। चलो आई फ्रेम यूज करने से पहले हम अपने वीडियो को देखते हैं। हमारे वेबसाइट में अगर किसी वीडियो को रन करना है तो वीडियो कैसे रन करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं, एक video.html का फाइल बना देते हैं। video.html का मैंने एक फ़ाइल बना लिया और यहाँ पे मैंने अपना बॉयलर प्लेट लगा लिया और यहाँ पे मैं इसके लिए सिंपल वीडियो को रन करने के लिए हमारा, सपोज मैंने पहले क्या कर दिया, एक H1 टैग लगा लेता हूँ मैं। मैं यहाँ पे H1 टैग लगाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ वीडियो और मैं क्या करता हूँ, गूगल के ऊपर से कोई सा भी वीडियो उठाता हूँ और मैं इसको रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं वीडियो को अपने वेबसाइट, अपने फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ। तो पहले मैं चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, चेक करते हैं कि हमारे फोल्डर के अंदर कोई वीडियो ऑलरेडी है भी कि नहीं। तो हम चेक करते हैं कि हमारे फोल्डर में कोई वीडियो पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ हमारे फोल्डर में एक वीडियो ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी तो कर सकता हूँ, बट तो मैंने किया कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट पर आके यूट्यूब के अंदर और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या ये पॉसिबल? यस, पेस्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल है। मैं वीडियो टैग के लिए इसको पहले फिर से हटा देता हूँ, एक बार डिलीट कर दो। और मैंने डिलीट कर दिया और मैंने सिंपल वीडियो टैग का यूज करना है। और SRC के अंदर मैंने जो वीडियो का लिंक है, जो हमारा ये है, इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारा वीडियो ओपन हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और हमारा वीडियो ओपन हो। कंट्रोल्स हमें लगाना होता है, तो कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं। कंट्रोल्स कैसे लगा सकते हैं? कंट्रोल्स में हम एक लगा सकते हैं ऑटो प्ले करके। ऑटो प्ले करके बाद मैं लगा सकता हूँ रिपीटेड फॉर्म में चलने के लिए लूप में डाल सकता हूँ इसको। तो इसको अब मैं उसके बाद म्यूट कर सकता हूँ, वीडियो जब स्टार्ट हो तो म्यूटेड हो, इस तरीके से मैं करके और मैं अपने वीडियो को ये ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे वीडियो का लिंक मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने वीडियो का लिंक डाल दूँ ./ और जो हमारा ये वीडियो यहाँ पे है मैंने इसको डाल के सेव कर दिया। और आप यहाँ पे आओ वेबसाइट के ऊपर और रिफ्रेश करो, आप देख सकते हो आपका वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमने वीडियो देख लिया कि कैसे चलता है हमारे वेबसाइट के ऊपर। अभी हम देखेंगे आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम के लिए मैं एक नया बनाता हूँ, iframe.html। एक्चुअली अगर हमें कोई भी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट को रन करना होता है, किसी दूसरे ही पूरे के पूरे फ्रेम को रन करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम का। अब आई फ्रेम होता क्या है इंटरनली में समझिए। आई फ्रेम किस तरीके से यूज होता है, सिंपल।
तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल पहले मैं खुद का एक वेबसाइट बनाता हूँ यहाँ पे H1 और दिस इज़ माई वेबसाइट करके मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस इज़ माई वेबसाइट करके एक वेबसाइट बनाया और इस वेबसाइट को मैं पहले अपने पोर्ट 5500 पे रन कर देता हूँ। तो मैंने अपने 5500 के पोर्ट पे रन कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ माई वेबसाइट ओपन होके आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर google.com का भी एक पेज ओपन होके आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं यूज करता हूँ आई फ्रेम का। तो आई फ्रेम में सिंपल हमें क्या करना होता है, आई फ्रेम लिखना होता है और इस SRC के अंदर हम उसको लिख रहे होते हैं जिसको हमें ओपन करना होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ओपन करने वाले हैं अपने google.com को और हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं और इसको सेव करते हैं और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखो आप एक फ्रेम बन के आ गया, यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। तो google.com को रन करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, इसके बाद ये वाला 5 वर्ड लिखना पड़ता है हमें। ये यहाँ पे मुझे .com के बाद वाट करके IGU=1 कर दो और सेव करो। अभी देखो आप यहाँ पे आओ अपने वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट में google.com ओपन होके आ गया। मैं इसके विड्थ और हाइट को चेंज करता हूँ फॉर ए मोमेंट। मैं इसके विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसके विड्थ को कर देता हूँ, मैं अपने इसके विड्थ को कर दिया मैंने 600 पिक्सल और मैंने इसके हाइट को भी कर दिया 300 पिक्सल। तो मैंने इसके हाइट को भी कर दिया 500 पिक्सल सपोज मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने हाइट को भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे वेबसाइट के ऊपर एक नया फ्रेम ओपन हो गया और इस फ्रेम में हम बहुत सारी चीज़ों को, अब यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने सर्च किया कि HTML MDN और यहाँ पे हमारे वेबसाइट के ऊपर हमने एक नया पेज ओपन कर लिया, नया फ्रेम ओपन कर लिया और इस फ्रेम में हम कुछ भी रन कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हम इस तरीके से मल्टीपल फ्रेम्स भी बना सकते हैं और मल्टीपल फ्रेम्स को हम इसके ऊपर अपने करीब सारे वेबसाइट्स के ऊपर यूट्यूब के वीडियो रन करते हुए देखा होगा। तो इसी तरीके से हम यूट्यूब के वीडियो को भी रन कर सकते हैं। यूट्यूब को वीडियो को रन करने के लिए हमारा सिंपल, आपको जिससे भी वीडियो को रन करना है तो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब के ऊपर चलते हैं और यूट्यूब ओपन करते हैं। हम अपना यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब और यहाँ से यूट्यूब में ओपन करता हूँ। जो सा भी एक वीडियो ओपन करते हैं हम यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक वीडियो ओपन होके आ रहा है, कोई सा भी मैं एक वीडियो लेता हूँ। ये सपोज ये मैं कोई वीडियो टेक करके सर्च करता हूँ और यहाँ से मैं ये वीडियो सपोज मैंने कॉपी, इस पे जाते हैं और यहाँ जब हम शेयर पे क्लिक करते हैं ना, शेयर पे, तो आई फ्रेम करके एम्बेडेड पे क्लिक करते हैं तो आई फ्रेम का ऑलरेडी यूट्यूब हमें एक बना के देता है लिंक। अब उस लिंक को हम कॉपी करके सीधे अपनी वेबसाइट के ऊपर लाके हम पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और ये हमारा जो हमारा वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट के ऊपर यूट्यूब का वीडियो चलने लग गया। और इस तरीके से हम अपने वेबसाइट के ऊपर एट द सेम टाइम गूगल भी चला रहे हैं, एट द सेम टाइम यूट्यूब का वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर दूसरे वेबसाइट का भी हम ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने HTML के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी इस सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम अगले वीडियो में एक अच्छा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। HTML के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें कवर किया है। आपको किसी भी तरीके के डाउट के लिए मैं नोट्स को आपके डिस्क्रिप्शन में फिल कर दूंगा। इसके अलावा आपको बहुत ही किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो आप सर्च कर सकते हैं MDN HTML के ऊपर जाके, आप इस पर यहाँ से पढ़ सकते हैं। HTML के बारे में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने HTML के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।